मैं अभी आपको तमाम चीज़ें समझाता हूँ। अच्छा देखिए, अभी जो हम करने के लिए जा रहे हैं, जो आप पूछ रहे थे कि कौन से एस करने हैं, वो एस ये हैं आपके पास। सेकंड चैप्टर का पहला एस है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। ये आपके पास पहला एस है, यानी कि जो आपके पास रेस्ट एंड मोशन जो काइनामेटिक्स से रिलेटेड है, उसके अंदर पहला टॉपिक ही रेस्ट और मोशन से रिलेटेड है। तो इन दोनों को अब ये मैं डिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट और सेट टू बी इन मोशन क्या मतलब हुआ। तो देखिए, वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस। आप अपने इर्द गिर्द क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, और वो आपको रेस्ट में भी दिखाई देती हैं और मोशन में भी। तो बताइए, व्हेन डू वी से द बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट? कोई चीज़ रेस्ट में कब कहलाएगी? व्हेन इट डज नॉट चेंज, जब वो तब्दील ना करे, जब वो चेंज ना करे, जब उसमें से किसी किस्म की कोई चेंजेस ना आए। किस चीज़ में चेंज ना आए? उसकी पोजीशन चेंज ना हो रही हो। यानी कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि अपने इर्द गिर्द से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो वो आपके पास ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में कहलाएगा? रेस्ट पे कहलाएगा। आप ज़रा देखिए, रेस्ट पे कैसे कहलाएगा? इफ़ देर इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब बताइए कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक कमरे में रखा हुआ है। कमरे के अंदर एक दीवार यहाँ पर है, एक दीवार यहाँ पर है, एक सामने है और एक इस तरफ है दीवार। अब ये दो दीवारें हम कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि इस वॉल से इसका डिस्टेंस जो है वो अनचेंज्ड है, तब्दील नहीं हो रहा। इसका डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। ना तो डिस्टेंस बढ़ रहा है और ना ही डिस्टेंस कम हो रहा। अगर इसका डिस्टेंस कम नहीं हो रहा तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ना इसका डिस्टेंस इस वॉल से, फर्स्ट वॉल से चेंज हो रहा है, ना इसका डिस्टेंस सेकेंड वॉल से चेंज हो रहा है। लेकिन इफ ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ से चलता हुआ अगर इधर आने लगे, तो अब आप देखेंगे कि पहले वाली दीवार से इसका डिस्टेंस क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और सामने वाली वॉल से इसका डिस्टेंस क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। तो इफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने लगे, तो इसका मतलब क्या है कि नाउ विद रिस्पेक्ट टू दैट वॉल, उस वॉल के हिसाब से ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन स्टेट ऑफ, ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में आ जाएगा? मोशन में। तो कोई भी चीज़ मोशन में कब कहलाती है? मसलन देखिए, आप यहाँ पे खड़े, आप अपने रिलेटिवली देख रहे हैं इस गाड़ी को। अगर ये गाड़ी रेस्ट में, तो आपके हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसका डिस्टेंस जो है, सपोज ये 5 मीटर था, तो ये कांस्टेंट है 5 मीटर। अब ये बताइए, अगर ये गाड़ी आपसे दूर जाने लगे, तो इस गाड़ी का डिस्टेंस आपसे 5 से 6 होगा, 6 से 7, 7 से 8। नाउ डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, यहाँ पहुँच के 10 मीटर हो गया। तो बताइए, जब जब आपसे डिस्टेंस इसका बढ़ने लगेगा, इंक्रीज हो, और या फिर ये आपकी तरफ आने लगे 4, 3, 2, 1, दोनों सूरतों में इफ द डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जर्वर जो खड़ा होकर देख रहा है बंदा, ये कहलाएगा रेफरेंस। ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिलेटिवली अपनी जगह को तब्दील करने लगे, चेंज करने लगे, पोजीशन को या डिस्टेंस चेंज होने लगे, तो इस रेफरेंस के रिलेटिवली द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। तो ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन if it is changing its position, if it's changing its distance from a specific reference। अब बताइए, रेफरेंस बहुत सारे हो सकते हैं। मैं अगर एक कमरे में खड़ा हूं और मैं अगर चलना शुरू कर दूं, तो मेरे पीछे जो दीवार है उससे भी मेरा डिस्टेंस बढ़ रहा है। मेरे लेफ्ट और राइट साइड से दीवारें जो हैं उनसे भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मेरे फ्रंट में जो दीवार है उससे भी। तो बताइए, आप रेफरेंसेस तो कई एक ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम ये मालूम करते हैं कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं, रिलेटिवली हम चेक करते हैं। अब मसलन इसी चीज़ को, इसी एग्जांपल को, अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, इफ़ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर ऑब्जेक्ट क्या होने लगे? मूव होने लगे, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मूव हो रहा है? इसकी मूवमेंट को चेक करने के लिए आपने पहले मार्क करना पड़ेगा क्या चीज़? रेफरेंस मार्क करना पड़ेगा कि किसके हिसाब से मूव हो रहा है। अब मैं ये कहता हूँ भाई, रेफरेंस जो है वो एक चेयर है, यहाँ पे एक कुर्सी पड़ी हुई है, यहाँ पे क्या है? एक चेयर है। अभी बताइए, इस चेयर के रिलेटिवली क्या ये मूव कर रहा है? तो मैं चेक करूंगा चेयर से इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है या नहीं। अगर इस चेयर के रिलेटिवली इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है,
तो हम कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में विद रिस्पेक्ट टू, किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेयर। इस चेयर के हवाले से, इस चेयर के रिलेटिवली ये कौन से स्टेट में जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन। यहां पे देखिए ये वॉल 1 थी, तो मैं कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल 1 इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टेट ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन किया जाता है, हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट, विदाउट रेफरेंस पॉइंट वी विल नॉट बी एबल टू डिफाइन। अब जरा देखें, ये एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक बंदा यहाँ बैठा है और एक बंदा यहाँ, ये दोनों बंदे जो हैं वो गाड़ी की सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ये कार है, ये गाड़ी जो है ये चल रही है। ठीक है बेटे, अब ये 2 सीट्स के ऊपर बंदे बैठे हुए हैं, गाड़ी जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे एक और ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर ए है अंदर, ये बी है और ये सी है। अब ये बताइए, कार इज इन स्टेट ऑफ मोशन। अब बताइए मुझे मोशन कैसे पता लगा, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के रिलेटिवली हर सेकंड पे इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये बताइए, दिस कार इज इन स्टेट ऑफ मोशन, कार इन मोशन, कार मोशन में कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी, सी के रिलेटिवली। समझ रहे हैं? लेकिन यहां पे हमारे पास और भी रिलेटिव्स हो सकते हैं। अगर मैं ऑब्जर्वर ए को देखूं तो बताइए, जब कार स्टेट ऑफ मोशन में है सी के रिलेटिव, तो ऑब्जर्वर ए भी स्टेट ऑफ कौन सी स्टेट में होगा, स्टेट ऑफ मोशन में होगा सी के रिलेटिवली। यानी कि अगर मैं कहूं कि जो ऑब्जर्वर ए है, जो बंदा ए बैठा हुआ है, वो बताओ सी के रिलेटिवली स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन में, तो आप क्या कहेंगे कि वो जो पर्सन ए है वो, हाँ, वो मोशन में होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी, क्योंकि सी इस गाड़ी से बाहर है। जब गाड़ी मोशन में है तो ये बंदा भी मोशन में होगा इसके रिलेटिवली। जब गाड़ी आगे मूव करेगी तो ये बंदा भी तो मूव कर रहा होगा ना आगे। इसी तरीके से बी भी स्टेट ऑफ मोशन में होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। अब ये 2 चीजें तो आपके समझ में आ गई। अब तीसरी चीज समझें कि इफ वी आर ऑब्जर्विंग द पर्सन बी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए। अब ये बताइए ए और बी के रिलेटिवली, अब बताइए गाड़ी जब यहां से चलते चलते यहां पे पहुंचेगी, तो जो पर्सन ए होगा और पर्सन बी होगा, सपोज यहां पे इनके दरमियान डिस्टेंस 2 मीटर का है या 1 मीटर का डिस्टेंस है इनके दरमियान। जब आप यहां पहुंचेंगे तो इन दोनों के ए और बी के दरमियान डिस्टेंस अभी भी कितने मीटर रहेगा, 1 मीटर। तो इनसाइड द कार इफ वी वांट टू चेक द स्टेट ऑफ पर्सन बी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए विच इज सिटिंग इनसाइड द कार, उस गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ हो, तो बताइए पर्सन, जबकि कार कौन सी स्टेट में, मोशन में, लेकिन पर्सन बी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए कौन सी स्टेट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। क्यों रेस्ट में होगा, क्योंकि ड्यूरिंग मोशन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पर्संस इज नॉट चेंजिंग। मोशन के दौरान, अब मसलन बताइए ना, अगर एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं तो ट्रेन के जितने डब्बे होते हैं वो बाहर से खड़ा हुआ बंदा देखेगा तो वो कहेगा यार सारे स्टेट ऑफ मोशन में। लेकिन मैं अगर उसी बंदे से ये कहूं कि ये तो तुम्हारे हिसाब से स्टेट ऑफ मोशन में है ना, ये बताओ कि इंजन के रिलेटिवली सेकंड जो कंपार्टमेंट है, सेकंड जो आपके पास डब्बा है ट्रेन का, बताएं इंजन के रिलेटिवली क्या वो अपने डिस्टेंस को चेंज करता है? तो बताइए जितना डिस्टेंस इंजन फॉरवर्ड कवर करता है दूसरा डब्बा भी उतना ही कवर कर जाता है। तो बताइए उस इंजन के और डब्बे के दरमियान में फासला क्या चेंज होगा? बोलो, क्या चेंज होना चाहिए? नहीं। अगर ये इंजन है और यहाँ पे इसका कंपार्टमेंट है, अब अगर ट्रेन आगे मूव कर रही है तो इनके दरमियान का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बताइए हर डब्बा दूसरे डब्बे के रिलेटिवली कौन सी स्टेट में होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में। मसलन मैं ये क्या कहूँगा, मैं ये कहता हूँ फर्स्ट कंपार्टमेंट जो है उसके रिलेटिवली इंजन जो है वो कौन सी स्टेट में होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में। लेकिन बाहर से खड़ा हुआ बंदा इसी इंजन को कौन सी स्टेट में कह रहा होगा, मोशन में। तो अब देखो एक चीज़ बड़ी अजीब सी नहीं हो गई कि यहाँ पे जिस चीज़ को मैं इंजन कह रहा हूँ, ये जो इंजन है आपके पास, वो एक ऑब्जर्वर के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट में और उसी वक्त किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए स्टेट ऑफ मोशन में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसकी मोशन या मूवमेंट रेफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि रेफरेंस कैसा बिहेव कर रहा है। अगर रेफरेंस उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ दौड़ना शुरू कर दे तो वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, आपने इसको ऐसे भी देखा होगा कि अगर आप एक गाड़ी के अंदर या किसी ट्रेन में बैठे,
अब ट्रेन जो है वो सामने की तरफ जा रही है, आप यहाँ पे बैठे हुए ट्रेन में, ठीक है। बताइए यहाँ पर सामने एक दरख्त है, और दरख्त कौन सी स्टेट, आप जानते हैं, आपने दरख्तों को चलते हुए कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप इस दरख्त की तरफ दौड़ना शुरू कर दें और आप इस ट्री की स्टेट को चेक करें विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, यानी कि जो बंदा ए है जो कि मूव कर रहा है टूवर्ड्स ट्री, ट्री की तरफ मूव कर रहा है। अब बताइए मैं क्या कहूंगा कि द स्टेट ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस और अ पर्सन इज इन स्टेट ऑफ मोशन, जबकि दरख्त रुका हुआ होगा, लेकिन मैं दरख्त की स्टेट को क्या कहूंगा, स्टेट ऑफ मोशन कहूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज रुकी हुई नहीं होती। अगर आपके सामने कोई चीज स्टैटिक है तो आप उस चीज को अगर नहीं हिला सकते तो आप खुद उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दें। जब आप रेफरेंस बन के उसकी तरफ दौड़ेंगे तो उससे आपका डिस्टेंस कम होने लगेगा। एंड चेंजिंग द डिस्टेंस बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि वो मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आपके ये चीज समझ में आ गई कि दो तरह की स्टेट्स होती हैं, एक स्टेट ऑफ रेस्ट होती है, एक स्टेट ऑफ मोशन। ये दोनों रेस्ट और मोशन कभी एब्सोल्यूट नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। समझ में आ रही बात? एक एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है कि किसी चीज के ऊपर ना कोई मोहर लगा दी जाए, किसी चीज के लिए कंफर्म कर दिया जाए। मसलन एक बच्चा है, वो मैथ्स में अच्छा नहीं पढ़ता, अब मैं अगर उसको कह दूं कि वो बच्चा जो है वो एब्सोल्यूट स्लो लर्नर है, तो इसका मतलब क्या है कि अब वो कभी भी किसी भी मौके पर उम्र के किसी भी हिस्से में कभी भी अच्छा नहीं पढ़ सकेगा। बताइए क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि किसी भी चीज़ के मुतालिक मैं एब्सोल्यूटली बता दूं कि यह हमेशा ऐसे ही रहेगा? इवन के इंसान जब जिंदा होता है तो चल फिर रहा होता है। बताइए जब वो मर गया तो उसकी बॉडी की स्टेट खत्म हो गया तो उसको दफना देते हैं ना। अब क्या मैं उसकी बॉडी की स्टेट को एब्सोल्यूट कह सकता हूँ? अगर आप नॉन मुस्लिम से पूछें या जो इसके ऊपर यकीन नहीं रखते मरने के बाद उठाने पे, वो हमेशा कहेंगे भाई एब्सोल्यूट हो गया, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, जो जिस स्टेट पे चला गया वापस नहीं पलटेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कोई भी चीज़ दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है कि एक वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि हम इंसान को फिर से जिंदा करेंगे, हम तुमको फिर से उठाएंगे जैसे हमने पहले तुम्हें जिंदा किया था। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं किसी बॉडी की स्टेट को देखता हूं और वो मुझे रेस्ट में नज़र आ रही होती है, तो वो ज़रूरी नहीं है रेस्ट में हो। मसलन आपके रूम में जहां आप बैठे हैं, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सामने रख लें। अब आप बताइए, वो जो दोबारा से सुने जो मैं बता रहा हूँ, आप जिस रूम में बैठे हैं आपके हाथ में पेन है ना, इस पेन को आप अपने सामने रख लें और रख के देखें तो यह पेन आपको स्टेट ऑफ रेस्ट में नजर आएगा या मोशन में? बोलिए। रेस्ट में दिखाई दे रहा होगा, वो मूव नहीं कर रहा है, इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अब ये बताइए कि क्या इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट क्या एब्सोल्यूट है? तो मैंने कहा कि कभी भी स्टेट एब्सोल्यूट नहीं होती। अब ये बताइए, अगर मैं इस अर्थ से बाहर चला जाऊं, ये जो ज़मीन है, सपोज कि आपने यहाँ पे एक पेन रखा हुआ था, अब ये जो पेन आपने यहाँ पे रखा है ये अर्थ के किसी पार्ट के ऊपर, किसी हिस्से में प्लेस किया हुआ होगा। अब आपने क्या, पहले तो आप अर्थ पे यहीं पे बैठ के इसको देख रहे थे ना, तो आपको ये रेस्ट में दिखाई दे रहा था। लेकिन अब आप इस अर्थ से बाहर आ जाइए, अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया आपने, अब ज़मीन से बाहर आ गए आप, अब आप ज़मीन पे नहीं खड़े। बताइए अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है, अर्थ अक्रॉस द सन भी रोटेट कर रही है, तो अर्थ कौन सी स्टेट में हुई इसके रिलेटिवली? मोशन में। बताओ जब अर्थ मोशन में आ गई तो ये पेन भी कौन सी स्टेट में आ गया? मोशन में आ गया। तो इसका मतलब बताइए, मैंने पेन को अपनी जगह से हिलाया नहीं, मैं खुद इस रेफरेंस से बाहर गया तो मुझे वही पेन मोशन में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट कभी भी रेस्ट या मोशन एब्सोल्यूट नहीं होगी। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट, अब एक गाड़ी आपके सामने दौड़ रही है, तेज तेज चल रही है, आप उस गाड़ी के साथ साथ उसी स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो गाड़ी आपके रिलेटिवली कौन सी स्टेट में आ जाएगी? रेस्ट में। जब क्या होगी किस में? मोशन में। तो रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। अब जरा यहां पे ये चीज समझिएगा, ये क्या दिया जा रहा है, देखिए बेटा, ये कह रहे हैं अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, अगर वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, अपना डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही, तो वो कौन सी स्टेट में हो जाएगी? रेस्ट में। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर एक ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन कब कराएगा? अगर वो चेंज करे।
और चेंज करने का मतलब क्या है, इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो देखिए, द पैसेंजर इनसाइड द बस आर आल्सो मूविंग विद इट। बस मूव कर रही है तो अंदर जो पैसेंजर्स बैठे होंगे वो भी क्या कर रहे होंगे, मोशन में होंगे। बाहर वाला ऑब्जर्वर यहां खड़े होकर बस को देख रहा होगा, तो बस कौन सी स्टेट में हुई, स्टेट ऑफ मोशन में। लेकिन अगर रिलेटिव टू द बस पैसेंजर्स देखे जाएं तो सबके सब क्या, बस के रिलेटिवली पैसेंजर्स भी स्टेट ऑफ रेस्ट में, पैसेंजर्स के रिलेटिवली पैसेंजर्स और बस भी क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। पैसेंजर्स के रिलेटिवली ये जो बाहर ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में था, वो इनको कौन सी स्टेट में दिखाई दे रहा होगा, मोशन में दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज़, हाँ ये चीज़ अपने जहन में आप मेरा बेटा रखिएगा। अब ज़रा देखें, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन कैसे होती है। तो यही एग्जाम्पल से आपके ये 2 SLOs जो हैं ये हमारे पास कवर अप हो गए। अगला देखें, डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। अब देखें, जब हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं, मोशन की टाइप्स की बात करते हैं, तो मोशन को की टाइप्स के लिए जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। मैं पहले बता रहा हूँ ट्रांसलेटरी, ये हम थोड़ा सा तेज़ चल रहे हैं ताकि हमारा पार्ट जो है ना वो मैक्सिमम कवर अप हो जाए। देखे भाई, देखे भाई, एक मिनट मेरा बेटा, देखें अब हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करने के लिए जा रहे हैं। टाइप्स, इन टाइप्स में सबसे पहली मोशन की टाइप आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन, ये जो ट्रांसलेटरी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मोशन होती है। बाकी 2 मोशंस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन उमूमन जो हमें दिखाई दे रही होती है वो ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी का कॉन्सेप्ट क्या बनता है, देखिए एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। क्रिकेट की बॉल अगर ट्रेवल कर रही है तो वो भी ट्रांसलेटरी। क्रिकेट की बॉल अगर सर्कुलर मूव करा दी है तो भी ट्रांसलेटरी। तो हर चीज़ ट्रांसलेटरी कहलाती है। अब ज़रा देखो, ट्रांसलेटरी को हम ट्रांसलेटरी कहते क्यों है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं देखता हूँ तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके पास। किसी भी ऑब्जेक्ट में छोटे छोटे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जब मैं बात करता हूं ट्रांसलेटरी, देखिए ये सारे पार्टिकल्स हैं। जब मैं ट्रांसलेटरी की बात करता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, ये लिख लीजिएगा, ऑल द पार्टिकल्स, एक बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, इफ ऑल पार्टिकल्स मूविंग विद सेम स्पीड, अगर तमाम पार्टिकल सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं बॉडी के, तो वो मोशन कौन सी कहलाएगी, ट्रांसलेटरी। अब बताओ, ट्रांसलेटरी मोशन की एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल ट्रेन के डब्बों की होती है। ये ट्रेन के डब्बे हैं, कंपार्टमेंट्स हैं ये, और ये यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है, ये इंजन लगा है यहाँ पर, ठीक है भाई, ये इंजन है आपके पास, और ये आपके पास क्या है, ट्रेन के कंपार्टमेंट्स है, डब्बे हैं। जब ट्रेन चलती है तो अगर उसने किसी स्टेशन पे 10 बजे पहुंच जाना है, 10 AM पे, लेट सपोज सुबह, तो बताइए ये जो टाइम दिया जाता है क्या ये इंजन का दिया जाता है या तमाम डब्बों का, ये तो सबका ही दिया जाएगा ना। क्यों, क्योंकि अगर ट्रेन की स्पीड सपोज के 100 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे जितने भी डब्बे जुड़े हैं सबकी स्पीड क्या होगी, 100 होगी। तो इसका मतलब क्या है, ऑल द कंपार्टमेंट्स आर मूविंग साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड, अलग अलग मूव नहीं कर रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन की खास बात क्या होती है कि ऑल द पार्टिकल्स मूविंग विद सेम स्पीड, उन सबकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी। समझ गए। अब ये बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ऑब्जेक्ट की मोशन या मूवमेंट चेंज हो। तो ऐसा मुमकिन है। हम ये एग्जांपल्स आगे देखेंगे जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट, कभी उसके कुछ पार्टिकल्स तेज मूव कर रहे होते हैं और कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं। ये हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन अभी की एग्जाम्पल जो है वो ट्रांसलेटरी देख रहे हैं। अब ट्रांसलेटरी अगर मैं देखता हूं एक साथ मूव करने के लिए, ट्रांसलेटरी के लिए मैंने क्या बताया, इफ ऑल द पार्टिकल्स मूविंग विद सेम स्पीड, नाउ वी कैन have 3 different types of translatory motion.
पहली टाइप कहलाती है लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। पहली क्या कहलाएगी? लीनियर। दूसरी क्या कहलाएगी? सर्कुलर। ठीक है, दूसरी क्या कहलाएगी? सर्कुलर। और थर्ड वन जो है वो कहलाती है रैंडम। अब ये बताइए कि अगर तुम अपने हाथ में अपना पेन लेते हो और उसको उछालते हो ऊपर की तरफ और हाथ में कैच कर लेते हो, तो ये जो पेन की मूवमेंट रही है ये भी क्या होगी? ट्रांसलेटरी। क्योंकि पेन का हर एक पार्टिकल एक ही स्पीड के साथ एक साथ मूव करता हुआ ऊपर गया और एक साथ मूव करता हुआ क्या आया? नीचे आया। मोस्टली जो रिजिड बॉडीज होती हैं, कौन सी बॉडीज? रिजिड। रिजिड बॉडीज कौन सी होती हैं? जो कॉम्पैक्ट हो, जो सख्त हो। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है? जो नर्म, सॉफ्ट ना हो। मसलन पेन आपने देखा अपने हाथ में लें तो आपको सख्त दिखाई देता है ना। जब आप इसको मूव कराएंगे तो इसका हर पार्टिकल चूंकि अपनी शेप को बरकरार रखेगा तो ये कॉम्पैक्टली और रिजिडली क्या करेगा? मूव करेगा। तो हर वो ऑब्जेक्ट जो कि कॉम्पैक्ट हो, रिजिड हो, वो हमेशा कौन सी मोशन को परफॉर्म करेगा? ट्रांसलेटरी परफॉर्म करेगा। अब एक गाड़ी है तो गाड़ी का हर पहिया एक साथ गाड़ी के साथ मूव कर रहा होता है तो उसकी भी मोशन क्या होगी? ट्रांसलेटरी। अब बताइए, एक ऑब्जेक्ट लिया, बॉक्स, उसको आपने एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करा दिया, सीधी सड़क पे। जब वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा एक ऑब्जेक्ट, तो बताइए ट्रांसलेटरी है क्योंकि हर पार्टिकल ऑब्जेक्ट का एक साथ मूव कर रहा है। तो दिस मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। अगर वो स्ट्रेट पाथ पे आ रहा है तो वो कौन सा मोशन कहलाएगी? ट्रांसलेटरी लीनियर मोशन कहलाएगी। अब दूसरी चीज क्या है? अगर मैं इस बॉक्स को या किसी ऑब्जेक्ट को एक रोप के साथ बांध के इसको घुमाऊं तो बताइए ये एक कर्व के अंदर मूव करेगा, ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा। जब ये सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे करके मूव करेगा और एक सर्कल के अंदर मूव करने लगेगा तो बताओ इस स्टोन का हर पार्टिकल सेम स्पीड के साथ मूव करेगा? ऐसा तो नहीं है कि स्टोन का कुछ हिस्सा पीछे रह जाए, कुछ आगे निकल जाए, नहीं, पूरे का पूरा स्टोन एक साथ मूव कर रहा होगा। तो नाउ द मोशन इज अगेन ट्रांसलेटरी मोशन, बट नाउ इट इज सेड टू बी अ सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन कहलाती है। इसको मैं कौन सी मोशन कहूंगा? सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। यानी कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ कर्व पाथ इन अ सर्कल देन द ट्रांसलेटरी मोशन इज सेड टू बी अ सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन। और लीनियर का होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। तीसरी मोशन जो होती है वो कहलाती है आपके पास रैंडम मोशन। अब देखो रैंडम की क्या खास बात है? ये जो रैंडम मोशन होती है आपके पास, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है किससे? लीनियर और सर्कुलर से। रैंडम के अंदर भी क्या करूंगा कि एक बॉल है मेरे पास, बताइए अगर एक ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है, सामने की तरफ जा रहा है, बताइए अगले लम्हे इसकी मोशन की डायरेक्शन में प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि दैट शुड बी इन फ्रंट, फॉरवर्ड। सही? अगर कोई चीज लीनियरली मूव कर रही है तो मैं लीनियरली मोशन के रिलेटिवली बता सकता हूं कि अगले लम्हे वो फॉरवर्ड ही मूव करेगा, उसके अगले लम्हे वो फॉरवर्ड। भाई ऐसा ही होता है ना, एक ट्रेन के आगे या किसी गाड़ी के आगे अगर कोई बच्चा आ जाए या कोई चीज़ आ जाए तो आप बच्चे को दौड़ के उठाते क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर मूव कर रहा है, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगले लम्हे वो मजीद आगे जाएगा और वो उसको स्ट्राइक कर सकता है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं लीनियर मोशन को। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसकी मोशन को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अगर वो ऐसे मूव कर रहा है तो अगले लम्हे वो यहां पर होगा, उसके अगले लम्हे वो यहां पर होगा, तो इसमें भी प्रेडिक्शन हो सकती है। ठीक है? तो जिस मोशन को आप प्रेडिक्ट कर सके वो मोशन आ जाती है लीनियर और सर्कुलर में। बट रैंडम मोशन इज अ ट्रांसलेटरी मोशन विच यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, जिसके मुताल्लिक आप ये बता ना सके कि अगले लम्हे अब किधर जाएगा। मसलन एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव करता हुआ यहां पहुंच गया, ये बॉल, अब अगले लम्हे ये इस तरफ भी जा सकती है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। एक बिल्ली, अगर कहते हैं ना जंपिंग ऑफ कैट जो होती है वो रैंडम मोशन की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है। ये मैंने बिल्ली बनाई है, ये जो बिल्ली है इसकी मोशन, अगर बिल्ली यहाँ बैठी हुई है, अगर अचानक इस पर हमला किया जाए या कोई इसको, बिल्ली को आप डराएं, तो बिल्ली की जंप करने की डायरेक्शन को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरफ जंप करेगी, ये किसी भी तरफ जंप कर सकती है। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है रैंडमली, मसलन आपने देखा होगा उमूमन के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स,
ये रैंडमली मूव कर रहा है। तो रैंडम का मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो वी कैन नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट डायरेक्शन। एक बटरफ्लाई है, तितली, बताओ जब तितली उड़ती है तो वो पूरी की पूरी एक साथ उड़ रही होती है ना, तो पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहा है तो ट्रांसलेटरी तो हो गई, लेकिन उसकी मूवमेंट आप देखते हैं अनडिफाइंड होती है, आपको नहीं पता है कि फॉरवर्ड जा रही है बैकवर्ड। लेकिन किसी बर्ड, किसी परिंदे की मूवमेंट जो होगी वो प्रिडिक्टेड होगी, यानी कि वो लीनियर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। तो रैंडम मोशन क्या होगी? अनडिफाइंड और अनप्रिडिक्टेबल मोशन जो होगी, दैट इज कॉल्ड द रैंडम मोशन। बात समझ में आई? तो अब आप जरा यहां पे देखिएगा, इसको जरा समझिएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले कह रहा है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी में क्या कह रहा है? देखिए बेटा, इसे ट्रांसलेटरी में क्या कह रहा है? अ ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेशन भी कहलाती है मोशन। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, किसी रोटेशन के बगैर। अब ये देखो, इन्होंने बुक के अंदर डेफिनेशन तो ये डाल दी है, लेकिन बेहतर यह है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए आप जो डेफिनेशन लिखें वो क्या लिखें कि द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच ऑल द पार्टिकल्स, आप क्या लिख लें इसको कि मोशन ऑफ द बॉडी इन विच ऑल पार्टिकल्स, आप क्या लिख लें? ऑल पार्टिकल्स, चाहे तो लिख लें ये, ऑल पार्टिकल्स मूविंग विद सेम मोशन। मूविंग विद नहीं लिखा मैंने, आप लिख लीजिएगा। यानी कि अगर सारे पार्टिकल सेम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास वो ऑब्जेक्ट की मोशन जो होगी वो क्या कहलाएगी? ट्रांसलेटरी। लेकिन इन्होंने इसको लिखा है इन अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, तो चूंकि ये लिखा हुआ है तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अ लाइन में भी स्ट्रेट भी हो सकती है वो लाइन, और कर्व भी हो सकती है। तो आप जानते हैं कि स्ट्रेट और कर्व के अंदर ही रोटेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पे रोटेट करे, या क्या करे? स्पिन करे। स्पिनिंग समझते हैं ना? जो स्पिन बॉलर होता है, वो बॉल को जब स्पिन करता है तो बॉल जो होती है वो अपने ही एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रही होती है। देखें, कर्व के ऊपर या सर्कुलर मोशन कहलाती है इस तरीके की मोशन, जिसके अंदर एक डोरी से बांध के आपने इसको घुमा दिया है, ये सर्कुलर, ये स्पिनिंग नहीं कहलाएगी। अर्थ की अपनी एक स्पिनिंग भी है जिससे डे एंड नाइट आते हैं आपके पास। तो अगर स्पिनिंग आ गई है तो फिर वो स्पिनिंग ट्रांसलेटरी नहीं होगी। अगर कोई चीज़ स्पिन कर रही है तो स्पिन ट्रांसलेटरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब आप ये देखिए, बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं इन्होंने, देख रहे हैं आप ये ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ कार। अभी बताइए, कर्व पाथ के ऊपर किसी, देखिए पूरी की पूरी गाड़ी एक साथ मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। पाथ कोई सा भी हो, स्ट्रेट पाथ के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो भी ट्रांसलेटरी। अब ये बताइए कि ये आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन, ये फेरस व्हील जो होता है, इसके अंदर जो इसके डब्बे होते हैं जहाँ पे आप बैठते हैं, ये तमाम के तमाम सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, पूरे का पूरा बॉक्स एक ही स्पीड के साथ एक साथ मूव कर रहा होता है, सर्कुलर। तो ये भी कौन सा कहलाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी आपके पास। ठीक है बेटा, अब जरा देखें, नीचे आइए, नीचे आते हैं तो देखिए ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मोशन। कौन कौन सी? एक लीनियर होगी, एक सर्कुलर होगी और एक रैंडम होगी। ये 3 मोशंस आ गई। देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो होगी वो लीनियर कहलाएगी। लीनियर की आप 10 एग्जांपल्स अपनी तरफ से दे सकते हैं, मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आपसे, अब कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। मसलन आप किसी बॉक्स को या किसी पेन को टेबल पर रोल कर दें तो वो भी आपके पास मोशन जो होगी उसकी वो क्या होगी? लीनियर होगी। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ सर्कुलर। अब सर्कुलर मोशन भी हो सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर, अब एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों साथ भी कर सकता है। अच्छा, और ये क्या कह रहे हैं? दूसरी क्या है? डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट जो है उसकी मोशन अनप्रिडिक्टेबल हो, इर्रेगुलर हो, तो वो मोशन क्या कहलाएगी आपके पास? रैंडम मोशन कहलाएगी। अब देखिए, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर रैंडम मोशन। तो इसको जब आप पढ़ेंगे, स्मोक्स पार्टिकल्स और ब्राउनियन मोशन भी कहलाती है। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि ब्राउनियन मोशन को भी हम कौन सी मोशन कहते हैं? रैंडम। तो ब्राउनियन मोशन ट्रांसलेटरी होती है बट रैंडम कहलाएगी। अब जरा देखें, दूसरी मोशन को ये कह रहे हैं रोटेटरी मोशन। अब जरा यहाँ पे इसको बेटा, मेरा बेटा समझिएगा कि रोटेटरी मोशन दूसरी मोशन कैसे, यानी कि रोटेटरी मोशन को हम ट्रांसलेटरी क्यों नहीं कहते, स्पिनिंग मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन क्यों नहीं कहते, ये चीज़ हम देखने के लिए आ रहे हैं। अब ज़रा देखें, एक स्टोन है, इसको आपने एक डोरी से बांधा और एक सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे मूव करा दिया, तो ये तो हो गई ट्रांसलेटरी। क्यों हो गई ट्रांसलेटरी?
क्योंकि स्टोन का हर एक पार्टिकल सेम स्पीड के साथ मूव कर गया। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट को, जो ये सेंटर पॉइंट है सी है, अगर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाऊं और आगे लेके जाऊं, तो आप देखेंगे कि स्टोन अपने सर्किल को छोटा करता चला जाएगा। पहले वो बड़े सर्किल में मूव कर रहा था, अब और छोटे और छोटे। और अगर मैं इस रोटेशनल पॉइंट को इस बॉडी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर ले जाऊं रोटेशनल पॉइंट को, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, ये एक बॉल है, फुटबॉल है, और फुटबॉल को मैंने ऐसे कहा कि उसका स्पिनिंग पॉइंट फुटबॉल का सेंटर बना दिया मैंने। अब जब मैं उस फुटबॉल को रोटेट कराऊंगा, घुमाऊंगा, तो अब फुटबॉल सर्कुलर रोटेट नहीं करेगी, बल्कि फुटबॉल जो है वो स्पिनिंग स्टार्ट कर देगी, स्पिन करेगी। ये जो स्पिनिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रोटेशन कहते हैं। अब ये बताइए कि रोटेटरी मोशन में भी तो सारे पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हैं, तो फिर हम इसको लीनियर क्यों नहीं कहते? तो देखो भाई, लीनियर क्यों नहीं कहते, इसका देखें आपको आंसर जो है ना वो बहुत आसानी से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा कि सपोज कि ये फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, और एक इधर है। ठीक है, ये कई एक पार्टिकल्स हैं। जब ये स्पिन करते हैं तो सारे पार्टिकल्स घूमते हैं। अच्छा, स्पिनिंग जो होती है वो आप जानते हैं ये पंखे में भी होती है। फैन, आपके सर के ऊपर जो पंखा चल रहा है, इस फैन के अंदर भी क्या होती है? स्पिनिंग होती है। पंखा जब चल रहा होता है तो भी अपने ही एक्सिस पे क्या कर रहा होता है? ये इसका सेंटर पॉइंट है और वो स्पिन कर रहा होता है। अब तुम बताओ, इस पंखे की जो स्पिनिंग होगी, अगर पंखा रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो मैं स्पिनिंग को ट्रांसलेटरी क्यों नहीं कहूँगा? जबकि पंखा पूरे का पूरा एक साथ घूम रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बज़ाहिर देखने में तो आपको एक साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन पंखा एक साथ घूम नहीं रहा होता। अब देखिए क्यों नहीं घूमता। पंखे के अंदर 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक पॉइंट मैंने ए लिया, एक पॉइंट मैंने बी लिया, और एक पॉइंट मैंने सी लिया। ठीक है, जब मैं पंखे को घुमाऊंगा तो बताइए, ए पॉइंट ऐसे रोटेट करके अपना साइकिल ऐसे कंप्लीट करेगा, बी जो है वो ऐसे रोटेट करके अपना साइकिल ऐसे कंप्लीट करेगा, और सी जो है वो ऐसे रोटेट करके अपना साइकिल यूं कंप्लीट करेगा। अब अगर मैं इन तीनों को देखूं तो इसमें से जो मिनिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है वो तो है ए, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है सी। अगर मैं इनका टाइमिंग देखूं तो एक ही टाइम के ऊपर सी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और ए कम। तो एक पंखे के ऊपर ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लगाए थे, इसमें से वो पॉइंट जो कि क्लोजर टू द सेंटर था ए, इसने चूंकि कम डिस्टेंस कवर किया है, तो मैं कहूंगा कि ए की स्पीड जो है वो स्लो होगी। इस फैन के ऊपर जब फैन रोटेट करेगा तो फैन का हर पार्टिकल सेम स्पीड से मूव नहीं करेगा। ए की स्पीड स्लो होगी, बी की स्पीड मॉडरेट होगी, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, और सी की स्पीड जो होगी वो फास्ट होगी। अब बताइए सी की फास्टेस्ट क्यों है? क्योंकि सी लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि यार ये सर बता तो रहे हैं लेकिन दिमाग में आ नहीं रही बात। मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल और देता हूं, लेकिन ये करके मत देखिएगा भाई। वो ये कि चलते हुए पंखे, जो पंखा चल रहा हो, ये बताइए अगर तीनों की स्पीड सेम है तो तीनों की स्ट्राइकिंग जो होगी, जो हिट करेंगे, वो एक ही स्ट्रेंथ के साथ हिट करना चाहिए। अच्छा, चलते हुए पंखे को अगर आप पॉइंट ए के ऊपर हाथ रखें ना, यहां पे आप फिंगर को टच करें ए वाले हिस्से पे, तो आप देखेंगे कि ए वाले हिस्से पे आपकी फिंगर टच होगी लेकिन आपको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। जब आप बी को टच करेंगे, जब आप टचिंग किस पॉइंट से कर रहे होंगे? बी पे, तो आपको फोर्स ज्यादा लगेगी। और अगर आपने अपने फिंगर को या अपने हाथ को सी से टच किया, बिल्कुल एच से, तो वो इतनी जोर से स्ट्राइक करेगा कि मुमकिन है कि आपका हाथ जो है वो कट जाए। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही पंखे के 3 मुख्तलिफ हिस्सों पे डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अब बताइए, जहां पे ज्यादा चोट लग रही है आपको, इसका मतलब क्या है? उसकी स्पीड ज्यादा है। जहां पे चोट कम लग रही है उसकी स्पीड कम है। तो जब आपके पास स्पीड्स डिफरेंट आ रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि रोटेशन जो होगी वो किसी भी तरीके से, मैं नहीं, ऑल द पार्टिकल्स विच आर, अभी इस बॉल के अंदर देखें, ऑल द पार्टिकल्स विच आर वेरी क्लोज टू द सेंटर हैविंग स्लो स्पीड, and those particles which is away from the center covering more distance having fast speed। समझ रहे? तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पिनिंग जो होती है इसमें all particles cannot move with the same speed।
all particles are not moving with सेम स्पीड। तो बताइए जब पार्टिकल सेम स्पीड के साथ मूव ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रोटेटरी मोशन है दैट इज नॉट सेट टू बी अ ट्रांसलेटरी नहीं कहलाएगी। आपके बात समझ में आ रही है? अब रोटेटरी मोशन स्पिनिंग कहलाती है कि एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करने लग जाए, कोई चीज़ गोल घूमने लग जाए। तो आपने अर्थ को देखा है, अर्थ या ये फुटबॉल जो है ये भी क्या कर रही है, स्पिन कर रही है। ये टॉप जो है, लट्टू जो है, ये भी क्या करता हुआ आपको नजर आ रहा है, स्पिन। अब ये बताइए ये वाले पार्टिकल तेज मूव कर रहे होंगे और यहाँ अंदर वाले क्या मूव कर रहे होंगे, आहिस्ता। अगर मैं इस टॉप के ऊपर यहाँ पे एक सीट बनाऊँ और इस सीट पे आपको बिठा दूँ और यहाँ खुद बैठ जाऊँ, बल्कि यहाँ मैं बैठूँ और यहाँ आपको बिठा दूँ, तो आपको ज़्यादा तेज़ी से घूमता हुआ नजर आएगी चीज़। और मेरे लिए स्पीड मेरी जो होगी वो क्या होगी, बहुत स्लो होगी, लेकिन एक्सटर्नल स्पीड जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इसी रूल के थ्रू गियर्स बनाए जाते हैं। जो बड़े गियर होते हैं वो ज़्यादा पावर प्रोवाइड करते हैं, छोटे गियर कम पावर प्रोवाइड, वो इसी रूल के ऊपर ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो देखिए ये साइकिल का पहिया, रोटेशन ऑफ अर्थ, फुटबॉल के ऊपर जब किक की जाती है तो फुटबॉल को जो कर्व में रोटेट कराया जाता है उसमें स्पिनिंग डाली जाती है। उसको स्पिन करने के लिए फुटबॉल के एक कॉर्नर के ऊपर हिट करते हैं तो फुटबॉल घूमना शुरू करती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये रिलेटेड कौन सी हैं, रोटेटरी मोशन से रिलेटेड है। ठीक है मेरा बेटा, तो ये आपके पास रोटेटरी मोशन हो गया। और आखिरी जो है वो इसके अंदर आता है, देखिए स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। अब इन्होंने तो सिर्फ स्पिनिंग मोशन लिख दिया है, लेकिन आप इसको तफसील से बयान करेंगे। क्या कहेंगे कि ऑल द पार्टिकल्स इन द बॉडी आर नॉट मूविंग विद द सेम स्पीड, सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एन स्पिनिंग मोशन, दैट इज नॉट सेड टू बी अ ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये अलग मोशन होगी। और आखिरी मोशन जो होती है वो वाइब्रेटरी कहलाती है। वाइब्रेटरी मोशन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की मोशन होती है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट सेंटर में यहाँ पे प्लेस किया हुआ होता है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। वाइब्रेटरी का मतलब क्या है, पहले वो यहाँ से यहाँ पहुँचे, इधर पहुँच जाए, तो इधर से पहुँचने के बाद इधर पहुँचे और फिर इधर से पहुँच के इधर आ जाए। यानी कि पहले ये ए से बी की तरफ जाए, फिर बी से सी की तरफ, और सी से फिर ये दोबारा से डी यानी कि ए की तरफ वापस आ जाए। अब यहाँ पे देखें इस मोशन की ख़ास बात क्या होती है कि ना तो ये स्पिनिंग है, स्पिनिंग तो आपको दिखाई नहीं दे रही। ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को, मोशन की डायरेक्शन को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है और अपनी मूवमेंट को भी वेरिएट कर रहा है। मसलन देखो जब कोई चीज़ स्पिन कर रही होती है तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक ही स्पीड के साथ स्पिन कर रही होती है। लीनियर मोशन की भी थ्रू आउट स्पीड कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, जब ये ए से बी की तरफ आने लगता है तो अपनी स्पीड को स्लो करना शुरू कर देता है, और करते करते यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कौन सी स्टेट पे आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। फिर दोबारा से अपनी स्पीड बढ़ाएगा और यहाँ पहुँच के अपनी स्पीड को क्या कर लेगा, मैक्सिमम कर लेगा। फिर जब दूसरी तरफ जाने लगेगा तो स्पीड स्लो होने लगेगी और यहाँ पे किस में आ जाएगा, रेस्ट में। अभी बताइए इससे पहले जितनी भी मोशंस देखी उन तमाम मोशंस में क्या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया था? चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो ट्रांसलेटरी हो, चाहे वो रैंडम हो, ऑब्जेक्ट कभी भी रेस्ट में नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या खास बात है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी आ रहा है और ऑब्जेक्ट मोशन में भी आ रहा है। तो इस तरह की मखसूस मोशन को हम कौन सी मोशन कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो तभी इसको हम ना तो स्पिनिंग कहते हैं और ना ही ट्रांसलेटरी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसलेटरी के अंदर भी ऑब्जेक्ट मोशन में कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली मोशन में होता है। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे रुक गया है, पॉइंट सी के ऊपर रुक गया है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन, इस मोशन को हम कौन सी मोशन कहलाती है, ये टू एंड फ्रो, यानी कि आगे और पीछे की तरफ मोशन अगर हो रही हो। मसलन देखिए ये जो झूले पे बच्चा बैठा है ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसका पेंडुलम भी क्या मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है। अगर आप पेन को हाथ में लेके लेफ्ट और राइट इसको मूव कराने लगे तो ये भी क्या कहलाएगी, टू एंड फ्रो मोशन कहलाएगी। तो ये जो थर्ड टाइप ऑफ मोशन, मेजर टाइप है, वो आपके पास कौन सी है, टू एंड फ्रो या वाइब्रेटरी मोशन है। तो आपने तीन तरह की मोशन देख ली है, बस इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए, वरना आप क्लास को लीव कर जाइए। बेटा कोई क्वेश्चन हो तो कर ले, वरना क्लास लीव कर जाइए। हाँ बेटा, हाँ मेरा बेटा, हाँ 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 हाँ। लेकिन देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, रेस्ट या मोशन आप रेफरेंस के थ्रू बताते हैं। मसलन मैं तुम्हारे सामने अगर एक कमरे में खड़ा हूँ और मैं तुमसे कहूँ कि भाई इस कमरे के अंदर कोई भी चीज़ है, बताओ ये रेस्ट में या मोशन में,
तो तुम बता सकते हो रेस्ट में मोशन में? तुम कभी नहीं बता सकते जब तक मैं तुम्हें रेफरेंस पॉइंट ना बताऊं। जब मैं आपको रेफरेंस पॉइंट मेंशन करूंगा तो उस रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिवली आप देख के बताएंगे। मसलन मैंने आपके सामने जो आपने पेन टेबल पे रखा है, वो टेबल पे रखा हुआ पेन रेस्ट में या मोशन में, ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि ऑब्जर्वर अगर इस दुनिया में होगा तो रेस्ट में होगा, और इस दुनिया से बाहर चला जाएगा ऑब्जर्वर तो वो वही पेन किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। लिहाजा जो बंदा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है वो उस ऑब्जर्वर के रिलेटिवली रेस्ट में या मोशन में होगा। वो ऑब्जर्वर जो कि गाड़ी के बाहर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, उसके रिलेटिवली वो बंदा क्या होगा? स्टेट ऑफ मोशन में। और वो बंदा जो उस गाड़ी के अंदर बैठा होगा, उसके रिलेटिवली वो ऑब्जेक्ट जो होगा या वो पर्सन जो होगा, दैट विल बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है भाई? तो बस, हाँ मेरा बेटा, हाँ हाँ, मैंने आपसे कहा लीव कर जाइए।